हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है और उसमें फ्यूल्स का जो चैप्टर चल रहा है उसमें आज हम दो फ्यूल्स की बात करने वाले हैं। एक है हाइड्रोजन गैस जिसको हम H2 कहते हैं और दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये दोनों पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि कोई भी एक टॉपिक एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट में आता ही है। तो ये दोनों फ्यूल के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन गैस से। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस जिसको हम H2 भी कहते हैं। हम फ्यूल का डिस्कशन कर रहे हैं तो वन ऑफ द फ्यूल्स इज हाइड्रोजन गैस। अभी हाइड्रोजन गैस या H2 की बात करें तो वो एक ऐसा एलिमेंट है कि वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। नॉट अवेलेबल फ्रीली, नॉट अवेलेबल फ्रीली। फ्रीली अवेलेबल नहीं, इसका मतलब यह होगा कि H2 अकेला कहीं मिलता नहीं है, वो किसी न किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। लाइक H2O, तो यहाँ O के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें CH3, CH4, तो यहाँ H अवेलेबल है लेकिन किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है। जब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं वाटर, और जब वो कार्बन के साथ जुड़ेगा तो हम उसको जनरली कहते हैं फोसाइल फ्यूल्स में मेन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स तो फोसाइल फ्यूल्स भी कह सकते हैं, फोसाइल फ्यूल्स। तो अभी जब दोनों की कंपैरिजन करें, वाटर या हाइड्रोकार्बन्स, एक साइड हमारे पास वाटर है, दूसरी साइड हाइड्रोकार्बन्स या फोसाइल फ्यूल्स कहते हैं, फोसाइल फ्यूल्स। तो कौन सा सोर्स प्योर सोर्स है? ऑब्वियसली वाटर। वाटर एक प्योर सोर्स है। फोसाइल फ्यूल्स जहां हमें पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं, जिसको बर्निंग करेंगे तो हमें पॉल्यूटेंट्स मिलेंगे या पॉल्यूशन होगा। तो मोस्टली जब हाइड्रोजन फाइंड करने की बात है तो हम कौन सा सोर्स सिलेक्ट करते हैं? वाटर। वाटर में से जब हाइड्रोजन को सेपरेट करते हैं तो दैट फ्यूल कैन बी यूज्ड एज ए हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स, ये डिस्कशन पर एक पॉइंट हम याद रखेंगे, हाइड्रोजन इज अ क्लीन फ्यूल। फ्यूल कैसा है? क्लीन फ्यूल, जिसमें एमिशन ऑलमोस्ट जीरो है। पॉल्यूटेंट्स या एमिशन इज लेस, पॉल्यूशन कम है। और जनरली वी फाइंड द हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, और वाटर जो नेचर में है वो बहुत ही क्वांटिटी में, एबंडेंटली इट इज अवेलेबल। तो वाटर का सोर्स बहुत ही फुल है या हाई क्वांटिटी में अवेलेबल है नेचर में। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। अभी हाइड्रोजन गैस के बारे में एक दूसरा पॉइंट नोट करना है तो इट इज हाईली वॉलेटाइल। हाइड्रोजन जो है उसका नेचर कैसा है? वॉलेटाइल है। कब? एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर अगर यूज करते हैं तो इट इज हाईली वॉलेटाइल। तो हमें क्या करना चाहिए? उसको टेम्परेचर लोअर करके -250 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाना चाहिए। ये टेम्परेचर पर लाते हैं, और जब टेम्परेचर में रिडक्शन होता है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी कम होगा, तो कॉम्प्रेस होता है। सो इट इज कॉम्प्रेस्ड एट दिस टेम्परेचर। और जब ये टेम्परेचर पर लाते हैं then this hydrogen is treated as a perfect fuel। वो perfect fuel की तरह बिहेव करता है। तो टेम्परेचर रिडक्शन करना पड़ेगा, कॉम्प्रेशन होगा, और फिर जब हम यूज करते हैं देन इट इज वर्किंग एज ए परफेक्ट फ्यूल। अभी आगे बात करते हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए कितनी मेथड्स अवेलेबल है। सो मेथड्स की बात करें, कैसे हम हाइड्रोजन फाइंड कर सकते हैं, तो देयर आर 3 मेथड्स। एक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर,
इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पहली एक मेथड है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 1 मार्क में या 2 मार्क में, विच आर द मेथड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो 3 मेथड्स वी कैन मेंशन। एक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, सेकंड है कैटालाइटिक स्टीम रिफॉर्मिंग, कैटालाइटिक स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस, और एक मेथड है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ हेवी ऑयल। ये 3 मेथड्स ऐसी है जहां हम हाइड्रोजन फाइंड करते हैं, हाइड्रोजन हमें मिलता है एज ए फ्यूअल। अभी जो फर्स्ट मेथड है ब्रीफ थोड़ा मैं दे दूं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मीन्स यहां इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वाटर को स्प्लिटिंग वाटर इनटू 2 कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों को सेपरेट करते हैं O+H पहली प्रोसेस में, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी टू स्प्लिट द वाटर इनटू O एंड H। और ये जिस चैम्बर में प्रोसेस होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइजर, उस चैम्बर को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइजर। सेकेंड प्रोसेस में अगर याद रखना है ये सेकेंड कैटालिटिक स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस, तो यहाँ कोई भी हाइड्रोकार्बन लाइक मीथेन, इथेन, तो हाइड्रोकार्बन का स्टीम के साथ रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। बीच में एक कैटालिस्ट होता है और उसका रिएक्शन होता है, तो उसकी वजह से हमें कार्बन ऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों चीजें मिलती है, हाइड्रोजन। और तीसरी जो मेथड है, ये हेवी ऑयल कोई भी है तो उसका पार्शियल कंबशन करते हैं हम, पार्शियल कंबशन। तो जो स्टोकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो होता है सो वो सब स्टोकियोमेट्रिक होता है, फ्यूल एयर मिक्सचर। और पार्शियल कंबशन की वजह से हमें यहाँ रिच हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन गैस, और वो हम फिर फ्यूल सेल्स में या कहीं यूज कर सकते हैं। सो इट इज अ थर्ड प्रोसेस, पार्शियल कंबशन इन द रिफॉर्मर, फिर उसकी वजह से हाइड्रोजन गैस मिलेगा जिसको हम फर्दर फ्यूल के तौर पर फ्यूल सेल्स की तरह यूज कर सकते। तो स्टूडेंट्स, अगर लिमिटेशंस की बात करें, मैं यहाँ लिखता हूँ हाइड्रोजन फ्यूल्स या हाइड्रोजन की एक लिमिटेशन है, वो है जिसकी वजह से हम ऑटोमोबाइल में यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज वी कैन यूज दिस फ्यूल इन ऑटोमोबाइल। क्यों? क्योंकि ये हाईली एक्सप्लोजिव है, हाईली एक्सप्लोजिव इन नेचर, हाईली एक्सप्लोजिव इन नेचर, और हाईली एक्सप्लोजिव है तो ऑटोमोबाइल में यूज हम नहीं कर सकते। हाँ, अभी एफर्ट्स हो रहे हैं कि यही हाइड्रोजन को थोड़ा सा ब्लेंडिंग करके मिक्स करके ब्लेंडिंग विथ CNG हम उसको एक ऑल्टरनेट फ्यूल की तरह डेवलप कर सकते हैं, ऑल्टरनेट फ्यूल। तो जो CNG यूज करते हैं उसमें थोड़ा ब्लेंडिंग करके उसको एक ऑल्टरनेट फ्यूल की तरह डेवलप करके ऑटोमोबाइल में यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हाईली एक्सप्लोजिव नेचर है और उसकी वजह से जो फ्लेम स्पीड या इंजन स्पीड है बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाती है, विच इज नॉट कंट्रोलेबल। तो ये लिमिटेशंस भी आप याद रखेंगे। तो हाइड्रोजन के बारे में आज इतने पॉइंट्स हम याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, अभी न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते तो सबसे पहला पॉइंट अगर लिखना है तो हम कह सकते हैं कि उसके जो 2 प्रकार है न्यूक्लियर एनर्जी के। एक है
न्यूक्लियर फिजन, FISSION, और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो कैसे याद रखेंगे? एक में हम तोड़ते हैं न्यूक्लियस को, फिजन, एक में हम जोड़ते हैं, फ्यूजन मीन्स जोड़ना। यहां टूटता है न्यूक्लियस, यहां न्यूक्लियस जुड़ता है। तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते हैं। अभी न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो यही पॉइंट को आगे बताते। तो कैसे होता है फिजन? हमें पता है कि जो अरेंजमेंट है उसमें बीच में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है, आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। तो जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस, याद रहे अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो अनस्टेबल न्यूक्लियस इज बॉम्बार्डेड बाय हाई वेलोसिटी न्यूट्रॉन्स या हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स। सो दिस न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है, इट इज बॉम्बार्डेड बाय हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स। और उसकी वजह से होता क्या है, ये न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दिस न्यूक्लियस इज डिवाइडेड ऑलमोस्ट इन 2 इक्वल सेगमेंट्स, 1 and 2। दो फ्रेगमेंट में डिवीजन हो जाता है ऑफ इक्वल मास। मास में कोई जनरल बदलाव नहीं है, दोनों का मास सेम रहता है, लेकिन वो दो टुकड़ों में भी टूट जाता है न्यूक्लियस। सो इट इज डिवाइडेड या स्प्लिट इनटू 2 इक्वल फ्रैगमेंट्स ऑफ इक्वल मास। लेकिन होता क्या है, जब ये दोनों सेपरेट होते हैं, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2, ये दोनों का मास में इकट्ठा करता हूं, मास ऑफ 1 फ्रैगमेंट एंड मास ऑफ सेकेंड फ्रैगमेंट, तो दोनों का एडिशन करते हैं तो ओरिजिनल मास जितना नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू ओरिजिनल मास। ये प्रोसेस याद रखने की जरूरत है। तो ओरिजिनल मास से कम होता है तो सम मास इज लॉस्ट, और ये जो मास गायब हो गया, मास इज लॉस्ट, इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। दैट मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, और उसकी वजह से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिजन। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड। कैसे? यहां हमारा आइंस्टाइन सर का जो प्रिंसिपल है, आइंस्टाइन्स इक्वेशन जो है वो काम करता है। क्या इक्वेशन है? E इज इक्वल टू mc²। E मीन्स एनर्जी जनरेटेड बाय दिस मास। कितना? m तो मास है, लेकिन साथ में है c²। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। c² मीन्स, c मीन्स लाइट की स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप सोच सकते हैं, जो भी जो मास का डिफरेंस हुआ वो मास इसके साथ कंबाइन होगा, और उसकी वजह से जो एनर्जी मिलेगी उसका क्वांटम कितना होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड। आइंस्टाइन्स इक्वेशन ये कहता है। सो न्यूक्लियर फिजन में बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड, दिस E। ये आपको याद रखना है, ये एनर्जी जनरेट होती है। E इज इक्वल टू mc²। सो आई होप इट इज क्लियर। न्यूक्लियर फिजन मीन्स न्यूक्लियस को हम तोड़ते हैं विथ हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स, मीन्स इट इज बॉम्बार्डेड बाय न्यूट्रॉन्स। 2 मीन्स न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इन 2 फ्रैगमेंट्स, बट इट इज their mass is less than the original mass. The difference of mass is converted into energy, and energy is generated as per Einstein's equation mc²। तो ये बात हुई न्यूक्लियर फिजन की।
स्टूडेंट्स अभी बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। यहाँ होता क्या है, मान लो कि हमारे पास दो लाइटर न्यूक्लियर, एक है न्यूक्लियस नंबर 1, लाइटर न्यूक्लियस, बहुत ही लाइटर न्यूक्लियस 1 है, प्लस एक दूसरा न्यूक्लियस है लाइटर न्यूक्लियस, और इन दोनों को कंबाइन करके जब आप फ्यूज करते हैं, जोड़ते हैं, एंड वी फॉर्म वन स्टेबल एंड हैवी न्यूक्लियस। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। दो लाइटर न्यूक्लियस जुड़ते हैं और एक नया स्टेबल एंड हैवी न्यूक्लियस जनरेट होता है। उस वक्त इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। उस वक्त भी एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि एक नया स्टेबल एंड हैवी न्यूक्लियस जनरेट फॉर्म होता है, तो उसको कहते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन। स्टूडेंट्स याद रहे, ये जो प्रोसेस है जहां न्यूक्लियस नया बनता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, और उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को कंट्रोल करना मुश्किल है। इट इज अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। जबकि हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो यहां जो ये जो प्रोसेस है, कंपेयर टू दिस वन, इट इज कंट्रोलेबल, ये कंट्रोलेबल है, आप ये याद रखेंगे। और इसकी वजह से जितने भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, मोस्टली न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वो काम करते हैं न्यूक्लियर फिजन पर, वो फिजन थीम पर काम करते हैं, क्योंकि यहां तो अनकंट्रोलेबल एनर्जी है और उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वर्क ऑन द न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर, जहां मैंने कहा कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज मोस्टली एप्लीकेबल, न्यूक्लियर फ्यूजन हम नहीं करते हैं, अनकंट्रोलेबल होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फ्यूल यूज होता है, फ्यूल, वो है यूरेनियम और एक दूसरा है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम, ये फ्यूल्स यूज होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। यूरेनियम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सिंबल आपको पता होना चाहिए। यूरेनियम का U92, और यहां कई बार हम 233 लिखते हैं, या ये भी फ्यूल है 92 235। सो दिस आर फॉर्मूलाज ऑफ द फ्यूल। प्लूटोनियम है तो प्लूटोनियम के लिए Pu, और फिर ये 94, यहां हम लिखते हैं 239। अभी ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहां जो लिखा है 92, 92, 94, ये क्या है। 92 कहे, ये 92 या ये 94, तो व्हाट इज दिस। तो 92, 94, ये जो नंबर्स लिखे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर। और ऊपर जो नंबर लिखा है 233, 235 या 239, वो रिप्रेजेंट करता है मास नंबर, मास नंबर। तो हमें वो याद रखना है। अभी ये फ्यूल या ये एनर्जी इतनी पावरफुल है कि अगर मैं 1 kg ऑफ यूरेनियम लेता हूं, तो आप मान सकते हैं कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी एनर्जी जनरेट होती है। अगर पावर प्लांट की बात करते हैं, तो हम पावर प्लांट में जहां पावर प्रोड्यूस करते हैं, पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, तो वहां फ्यूल के तौर पर हम कॉल यूज करते हैं या ऑयल यूज करते हैं। तो अगर कोल यूज करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 4500
टन्स ऑफ कोल, हाई ग्रेड कोल, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, अच्छी क्वालिटी का कोल 4500 टन्स यूज करते हैं और जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी सिर्फ 1 kg यूरेनियम में से मिलती है। आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर ऑयल यूज करते हैं तो ऑयल में अप्रोक्सीमेटली 1700 टन्स जो ऑयल यूज करते हैं और वो जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उतनी एनर्जी सिर्फ 1 kg ऑफ यूरेनियम में से हमें मिलती है। तो बहुत इंटेंसिटी ज़्यादा है ये न्यूक्लियर फ्यूल में। तो 1 kg ऑफ यूरेनियम इज इनफ टू जनरेट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और स्टूडेंट्स, इसी वजह से ये अगर हम न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करते हैं तो उसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी ये थोड़ा आगे समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों कहते हैं। पहले बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट की या स्टीम पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है वो समझ लेते हैं। थर्मल पावर प्लांट में एक कंपोनेंट होता है बॉयलर। मान लो कि हमारा बॉयलर है, तो बॉयलर में होगा क्या कि वाटर की एंट्री होगी, हम वाटर सप्लाई करेंगे और वाटर को कन्वर्ट करता है बॉयलर स्टीम में, हाई प्रेशराइज स्टीम, और ये स्टीम फिर जाएगी टरबाइन में। तो ये हमारा टरबाइन है। तो स्टीम टरबाइन पर सप्लाई होगी तो टरबाइन रोटेट होगा। टरबाइन रोटेशन की वजह से जनरेटर भी रोटेट होगा और पावर प्रोड्यूस होगा। फिर ये जो स्टीम है, लो प्रेशराइज स्टीम, वो हम फिर कंडेंसर में पास करेंगे। कंडेंसर में वो फिर से वाटर में कन्वर्ट करके यहाँ एक पंप होगा और पंप से फिर वो वाटर यहाँ बॉयलर में सप्लाई होगा। तो नॉर्मल सर्किट ऐसी होती है। बॉयलर में स्टीम जनरेट हुई, टरबाइन में गई, टरबाइन में से वो लो प्रेशर स्टीम कंडेंसर में आई, कंडेंसर में से फिर वो कंडेंसेट हुआ, फिर ये वाटर पंप करते हैं बॉयलर में। अभी मेन टास्क यहाँ बॉयलर में है कि बॉयलर में हमें वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए फ्यूल बर्न करना पड़ता है और वो फ्यूल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये जो हमने यहाँ डिस्कस किया है, अगर कोल यूज़ करते हैं तो इतना कोल यूज़ होगा, ऑयल यूज़ करते हैं तो इतना ऑयल कंजप्शन होगा। इसकी बजाय अगर हम न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ करते हैं, लाइक 1 kg ऑफ यूरेनियम हम इक्वल टू दिस मच, सो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेटेड, वो हीट एनर्जी का इस्तेमाल अगर यहाँ करते हैं इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में स्टीम फॉर्मेशन के लिए जो फ्यूल बर्न होता है वो न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से मिलता है। तो ये डायग्राम समझना जरूरी है। स्टूडेंट्स, अभी न्यूक्लियर प्लांट या न्यूक्लियर एनर्जी के प्लस माइनस पॉइंट्स देख लेते हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स की जो बात की मैंने, तो न्यूक्लियर प्लांट्स के पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। तो पहले मैं बात करता हूं एडवांटेजेस या पॉजिटिव साइड्स। एडवांटेजेस, जहां हम न्यूक्लियर प्लांट यूज करते हैं तो क्या क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा फर्स्ट नंबर पे वो है फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन। फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग। ये तीनों सेगमेंट में जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट इज लेस, कंपैरेटिवली लेस कॉस्ट। आप इमेजिन कर सकते हैं, समझो कि कन्वेंशनल फ्यूल कोल है या ऑयल है, तो कोल का ट्रांसपोर्टेशन बहुत मिस ट्रेन से जाते हुए हमने देखा है। स्टोरेज, उसका स्टोरेज भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। हैंडलिंग, कोल को हैंडल करना, ये सभी बातें में न्यूक्लियर फ्यूल इज टेकिंग द मार्क्स। तो कॉस्ट कम है सभी में, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग में। एक दूसरा फायदा यह है कि लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज जनरेटेड बाय दिस प्लांट। लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज प्रोड्यूस्ड।
तो पावर प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। थर्ड एडवांटेज की बात करें, न्यूक्लियर प्लांट जो है कंपैरेटिवली इट इज रिलायबल, प्लांट इज रिलायबल एंड जनरली इट इज नॉट अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशंस। फ्रिक्वेंटली जो वेदर कंडीशंस चेंज होती है तो वेदर कंडीशंस की कम इफेक्ट यहाँ पर मिलती है। सो इट इज रिलायबल। लाइक हाइड्रो पावर प्लांट है तो फ्लड के दौरान या कोई भी वेदर कंडीशन चेंज होती है तो बाकी प्लांट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होता है, बट हियर इट इज रिलायबल। एंड वन मोर थिंग इज इट इज नॉन पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन कम होता है यहाँ। लाइक अगर कोल यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं तो वहाँ ऐश जनरेट होती है, पॉल्यूशंस ज़्यादा है थर्मल पावर प्लांट में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इट इज नॉन पॉल्यूटिंग। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, बट देयर आर सम नेगेटिव साइड्स, डिसएडवांटेजेस, वो भी आपको याद रखने की जरूरत है। डिसएडवांटेजेस में एक पॉइंट मैं लिखता हूं कि इसकी ये जो प्लांट इरेक्ट करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए जो कैपिटल कॉस्ट होती है वो बहुत हाई है। कैपिटल कॉस्ट इज वेरी हाई। साइमल्टेनियसली उसको रनिंग कॉस्ट, जिसको हम मेंटेनेंस कॉस्ट कहते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट, सो बोथ द सेगमेंट्स आर हाई, द कॉस्ट इज वेरी हाई। प्राइमरी कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट, ये दोनों सेगमेंट में कॉस्ट ज़्यादा है। सेकंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इज डिस्पोजेबल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। ये न्यूक्लियर वेस्ट जो निकलता है उसका डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज ये जो वेस्ट है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है। और हमें पता है जापान वाला केस, हिरोशिमा नागासाकी। सो डिस्पोजेबल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से ये बड़ा प्रॉब्लम है, डिस्पोजेबल। थर्ड डिसएडवांटेज कहते तो सेफ्टी नॉर्म्स, सेफ्टी ऑफ हाई डिग्री इज नीडेड। क्योंकि इसको बचाना बहुत बड़ी बात है, सेफ्टी इन केस ऑफ टेररिज्म या कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो सेफ्टी इज द मेन पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट, हाई स्किल इज नीडेड टू ऑपरेट द प्लांट। हाई स्किल वाले लेबर चाहिए। बाकी कन्वेंशनल प्लांट्स हम चला सकते हैं, लेकिन यहाँ हाई स्किल्ड लेबर्स आर रिक्वायर्ड, तो वो भी कॉस्ट बढ़ता है और एक डिमांड भी रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी न्यूक्लियर प्लांट्स के प्लस एंड माइनस पॉइंट है। तो आज के वीडियो में हमने दो फ्यूल्स देखे, एक था हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन फ्यूल, और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूल या न्यूक्लियर प्लांट। दोनों के बारे में आपको काफ़ी अच्छी समझ मिल गई होगी, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। आप ये पॉइंट्स को समझ के अपनी नोट खुद बना दीजिए। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।